वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 23/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। या हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 23/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन पहले ही करा दिए गए इस चैनल पर है। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता। जो भी यहाँ पर संख्याएं यानी कि नंबर दी गई है उनका क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। तो एलसीएम निकालने का मैंने पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि डायरेक्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इन सभी में से कौन सा है, 42। फिर उससे छोटी संख्या को देखेंगे 35। 35 का यहाँ पर 7 42 में कॉमन आ गया तो बचा 35 में क्या, 5 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपका गुना में 28, 28 में से 14 यहाँ पर पहले ही कॉमन आ गया 42 में, तो बचा क्या, 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। 14 है तो 14 तो आपका 42 में पहले से ही आ गया, 7 भी आपका 42 में पहले से ही आ गया, यानी कि इसको गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 42 इंटू 10 करेंगे 420, यानी कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 420। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो यही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी जो कि इन सभी संख्याओं से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए जो है बी से 2 गुना कारकुशल है, यानी कि 2 टाइम्स आपका क्या है, मोर आपका काम करता है। तो यहाँ पर फिर आगे बोला गया है कि वह वे दोनों जो एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये छूट गया है कि उसी कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितनी है, 2 गुनी, यानी कि बी की अगर कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो उससे 2 गुना, यानी कि 2 यूनिट किसकी कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल वर्क निकालने का मैंने फार्मूला बता चुका हूँ कि फार्मूला क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी या फिर इफिशियंसी इंटू टाइम, जो भी आप बोले वो होता है। तो ये आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालने का फार्मूला होता है। लेकिन फिर हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय निकालने का भी फार्मूला आपका क्या हो जाता है, टाइम बराबर टोटल वर्क बाय इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालेंगे कि करना कितना काम है। तो यहाँ पर जो है दोनों मिलकर करते कितने दिनों में काम है, 20 दिनों में काम करते, यानी कि समय कितना है, 20 दिन। और दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितना है, ए का 2 यूनिट बी का 1 यूनिट, यानी कि दोनों का मिलाकर 3 यूनिट काम करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। लेकिन हमें क्या चाहिए, समय चाहिए कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो समय बराबर क्या बताया गया, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि कुल कार्य कितना है, 20 इंटू 3। अब सिर्फ इस पूरे काम को करेगा कौन, सिर्फ ए काम करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में चला जाएगा, यानी कि 10 3 आपका कितना हो गया, 30। यानी कि 30 डेज में अगर ए जो अकेले काम करता है तो उस काम को 30 दिन में पूरा ए अकेले कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितने गुना है, 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या से को निरूपित नहीं कर सकती। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है बॉयज, यहाँ पर गर्ल्स। तो यहाँ पर जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 7 गुना, यानी कि लड़का अगर 1 यूनिट है तो लड़की कितनी हो जाएगी, 7 गुना, यानी कि 7 यूनिट। तो दोनों की संख्या यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, जो इन दोनों यूनिट का सम होगा वही क्या होगी, वह जो संख्या आएगी वो पूर्णतः क्या होनी चाहिए, इसके यूनिट से कटनी चाहिए। यानी कि टोटल यूनिट कितना है, 7 है, 1 8 यूनिट। यानी कि जो भी संख्या अगर 8 से पूर्णतः नहीं कटेगी वह क्या होगा, उस कक्षा का विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। तो देख लेंगे ऑप्शन में जो 8 से नहीं कटेगा वही आपका आंसर होगा। 72 आपका 8 से कटता है, यानी कि यह ऑप्शन नहीं होगा। 48 आपका 8 से कटता है, ये नहीं होगा। 8 ये कटता है, ये नहीं होगा। 52 आपका 8 से नहीं कटता, यानी कि ये आपकी
कक्षा की जो है बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये जो तीनों संख्याएं दी गई है यानी कि लठ की लंबाई दी गई है, उनका क्या करेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 48, 56 और 72 में हमें कॉमन क्या दिखता है, यहाँ पर आपका 16 से ये 56 आपका नहीं कटता है, आपका 8 आपका क्या हो रही है, 8 से 48 भी कट रहा है, 56 भी कट रहा है और 72 भी कट रहा है, और ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम होगा, यानी कि 8 ही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो कि आपस में उन दोनों संख्याओं का कोई भी फैक्टर आपस में समान ना हो। जैसे कि आपका 2, 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, फिर उसी तरीके से 3, 4 आपका को प्राइम नंबर है, या फिर 3, 5 भी आपका को प्राइम नंबर है। तो इस तरीके की संख्याएं जो भी होती है यानी कि जो भी फैक्टर आपका आपस में समान नहीं होता, यानी कि 2 और 3 में आपका कोई भी फैक्टर क्या दिख रहे, समान नहीं दिख रहे। जैसे कि 9 और 16 भी आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, 3 का स्क्वायर आता है, यहाँ पर 4 या फिर बोल दे 2 पे पावर 4 आता है, यानी कि कोई भी दोनों में एक दूसरे का कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। तो कॉमन फैक्टर अगर नहीं दिख रहा तो वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या होते हैं। तो ये मैंने समझा दिया कि को प्राइम नंबर कहते कैसे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दोनों अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना, 119 है। तो पूछा क्या जा रहा है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का को प्राइम नंबर है, तो आपस में अगर फैक्टर समान नहीं है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही, अगर दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 119 है, एलसीएम आपसे पूछा जाए तो जब दो को प्राइम नंबर होते हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 9 और 16 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, तो 9 और 16 का लघुत्तम समावर्तक इन दोनों का गुणज ही होगा, यानी कि 16 नमा 144 ही होगा, गुणज भी आपका 144 ही होगा और आपका एलसीएम भी 144 ही होगा। तो दोनों आपका सेम होता है। तो अगर 119 आपका गुणनफल है तो एलसीएम भी आपका कितना होगा, 119 ही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं। ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है। तो ज्ञात कीजिए बी जो है एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि बी जो है कितने दिनों में उस तालाब को खोद सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में तालाब को खोद सकते हैं, तो 12 दिनों में, और ए अकेले जो है कितने दिनों में खोद सकता है, तो 24 दिनों में। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, 24 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि ए और बी मिलकर 2 की कार्य क्षमता से काम करते हैं और ए की कार्य क्षमता 1 है। तो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। मैं इसी वीडियो में बता चुका। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो दोनों की कार्य क्षमता 2 है, ए की 1 है, तो अगर 2 में से 1 माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, बी की कार्य क्षमता। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। और टोटल करना काम कितना है, बी को 24 काम करना है, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है 24, और एक की कार्य क्षमता यानी कि 24/1, तो कितने दिनों में काम कर लेगा, 24 दिनों में बी जो है उस काम को अकेले खोद सकता है, यानी कि उस तालाब को खोद सकता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि एक दिन में कितना उस तालाब का हिस्सा खोद सकता है। तो अगर टोटल 24 दिन में खोदता है तो एक दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/24। जब भी आपसे बोल दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि ए जो है यहाँ पर बोला जा रहा है, ए अगर 24 दिन में काम करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/24 हमेशा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बी भी अगर कुल मिलाकर 24 दिन में काम करता है तो एक दिन का काम उसका 1/24 ही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 50 का कितना प्रतिशत 40 के बराबर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं x परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा 100। 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 दूना 80, यानी कि 50 का 80% कितने के बराबर है 40 के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर साइन थीटा का क्या दिया गया, वैल्यू दिया गया है कितना 5/13। आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का धनात्मक न्यून कोण है, तो इतने का आपका मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, साइन थीटा का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, ये जो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, ये आपका क्या है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। तो हमें क्या चाहिए होगा, बेस यानी कि आधार का वैल्यू चाहिए होगा। तो आप यहाँ पर जो है हाइपोटेनस थ्योरम से जब आप यहाँ पर निकालेंगे तो 13 और 5 किसका कितना बेस आएगा, 12 बेस आएगा। मैं काफ़ी बार ट्रिपलेट आपको याद रखने के लिए बोल चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो पहले वाले मेरे वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पर मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ ढेर सारा ट्रिपलेट। तो यहाँ पर बेस यानी कि आधार कितना हो जाएगा 12। तो अब हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। तो क्या करेंगे आप सीधा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है 20 बाई हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, माइनस टेन थीटा आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, बटा नीचे 2 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका क्या हो जाता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 12 12 144 माइनस 13 5 65 बटा 13 इंटू 12 आपका कितना हो जाएगा 100, 13 दूनी 26 156 बटा 12 दूनी 24 बटा 5 होगा। तो क्या करेंगे हल कर लेते हैं, 144 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ पर रह गया 13, तो 7, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 156 इंटू 24 गुना करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 9 5 45, 4 7 5 35, 4 39, यानी कि 395 बटा आपका कितना हो जाएगा इकाई अंक, तो 4 आएगा। 395 ऊपर में ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, नहीं है, ये यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। यानी कि 156 इंटू 24 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3744 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 71,624 में 7 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो आपका हो जाता है फेस वैल्यू, एक आपका होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोला जाता तो 7 का 7 ही रहता, लेकिन प्लेस वैल्यू बोला जा रहा है तो 7 यहाँ पर पहले लिखेंगे। 7 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 को क्या करेंगे शून्य बैठा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, यानी कि 70,000 आपका क्या है 7 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या दिया गया है 2 साइन 3x माइनस 3 डिग्री बराबर tan 240 डिग्री दिया गया और x का वैल्यू पूछा जा रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे tan 240 डिग्री का क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर tan 240 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 180 में क्या होता है, tan 180 डिग्री में कोई भी बदलाव नहीं होते। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और आपका कॉर्ड क्या हो जाता है पॉजिटिव में होता है। तो tan 60 का मान आपका कितना हो जाएगा, tan 60 का मान √3 होता है, यानी कि tan 240 का मान कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पर अब आपका कितना आ गया 2 साइन 3x माइनस 3 डिग्री बराबर कितना आ गया √3 वैल्यू आ गया। तो ये 2 को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, इसे काट कर यहाँ पर नीचे ये लिख सकते हैं। तो साइन के कितने डिग्री का मान √3/2 वैल्यू होता है, तो साइन 60 का मान होता है, यानी कि बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 3 डिग्री को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 63 डिग्री, यानी कि 3x बराबर 63 डिग्री। x बराबर आपका कितना आ जाएगा 21 डिग्री, क्योंकि 3 से काटेंगे 63 को तो 21 बार में चला जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया 21 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से जो है वृद्धि दर जो होती है, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या कितनी है तो 6400, अभी आपकी 6400
अभी आपकी क्या है, वर्तमान जनसंख्या। तो इसमें वर्तमान जनसंख्या में क्या हो रहा है, 10 यूनिट में प्रत्येक साल 1 यूनिट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि 10 यूनिट से कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट की वृद्धि, यानी कि 11 यूनिट। ये कितने साल तक के बाद का पूछा जा रहा है, तो 2 साल के बाद था। तो 1 साल का यहाँ पर आ गया, दूसरे साल के लिए एक बार और 11/10 गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1, यानी कि इकाई अंक क्या आना चाहिए, 4। यूनिट डिजिट आपका 4। यहाँ पर 2 है, नहीं हो सकता, 0 है, नहीं हो सकता, 6 है, नहीं हो सकता, 4 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप गुना करके देखिएगा तो 7744 ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, रिकरिंग दिया गया है, वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 0.5 पर रिकरिंग है, तो 5 बटा इसे क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 5 पर रिकरिंग है। तो कितने पर, कितने अंकों पर रिकरिंग है, तो 1 अंकों पर, तो 1 9 नीचे चला जाएगा। उसी तरीके से सभी बार लिखेंगे तो 6 बटा आपका कितना हो जाएगा, 9, 7/9 प्लस 8/9, सभी को जोड़ेंगे तो ये एलसीएम आपका 9, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 8 7 15, 6 21, 5 आपका कितना हो जाएगा, 26। तो पूर्णांक में आंसर चाहिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 8 26, यानी कि 2.8/9 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 क्रमगत सम संख्याओं का योग कितना है, 484। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या को क्या मानते हैं, x। उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x+2, क्योंकि हर एक सम संख्याओं का अंतर, जो लगातार सम संख्याएं चलते हैं उनका संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। जैसे कि यहाँ पर 4 करते हैं, तो सबसे छोटी अगर मानते 4 है, तो 4 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, सम संख्या 6 आएगी, उसके बाद 8 आएगी। तो कितने का अंतर हमें दिख रहा है, 2 2 का, इसलिए हम लोग यहाँ पर x+2 इस तरीके से मानते हैं। अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+4, उसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+6, यानी कि ये 4 संख्या होगी। सभी का योग यहाँ पर क्या करेंगे, योग निकाल के टोटल योग कितना दिया गया है, 484, हल करेंगे कितना आ जाएगा, x आपका 4x है, अंकों का योग 6 4 10 2 12 बराबर कितना है, 484। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 484 में से 12 माइनस करेंगे तो 472, 4 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 1 18 चौक 72, यानी कि 118 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 118। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने क्या माना था, x, यानी कि सबसे छोटी संख्या x, यानी कि 118 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a जो है b से 25% अधिक यानी कि मोर वेतन मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी को ए से कितने प्रतिशत कम वेतन मिलते हैं। तो सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए को बी से 25% अधिक, यानी कि बी को अगर 4 यूनिट वेतन मिलते हैं, बी को अगर 4 यूनिट वेतन मिलते हैं, तो ए को से 1 यूनिट अधिक, यानी कि 5 यूनिट वेतन मिलता है। तो यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है कि बी जो है ए से कितना कम है। तो पहले यूनिट में कम कितना है, बी का 4 है, ए का 5 है, तो कितना कम है, 1 यूनिट कम है। तुलना में किससे करना है, ए से तुलना करना है, यानी कि नीचे क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 5% में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना कम है, तो 20% कम है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या है, यहाँ पर ये सभी अंक दिए गए और इसका क्या पूछा जा रहा है, गुणनफल यानी कि मल्टीपल पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। तो x+1 है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x+1 +1 - 1 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, x/x+1 इंटू आपका क्या बचेगा, फिर आपका बचेगा x+1/x+2, उसके आगे x+2/x+ क्या बचेगा आपका, नीचे 3। इसी तरीके से आपका चलता हुआ चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, 2x - 1/2x बचेगा। यानी कि इस तरीके से हमें क्या दिख रही है, x+1 कट गया, x+2 कट गया, यानी कि नीचे से ऊपर वाली संख्या कट रही है, यानी कि इसके पीछे वाला जो अंक होगा उससे क्या कट जाएगा, 2x - 1 कट जाएगा। तो हमेशा बचेगा क्या, ये x, और अंतिम में 2/x बचेगा, यानी कि अंत में आपका x/2x बचेगा। तो x से x आपका चला गया, तो कितना आंसर आएगा, 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि tan 30 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे।
यहाँ पर जो है टेन 6 थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 6 थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट 6 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर इसे चेंज करते तो आपका क्या हो जाएगा 1090 डिग्री माइनस 6 थीटा बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा 10 3 थीटा। बेस आपका सेम हो गया तो हट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 6 थीटा इधर भेजेंगे तो 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर आपके कितने हो गए 10 डिग्री। तो आप पूछा क्या जा रहा है 10 30 थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो थीटा का वैल्यू 10 है तो 30 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी कि 300 का क्या पूछा जा रहा है वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि 270 प्लस 30 डिग्री का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 270 में 10 क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो निगेटिव में आएगा, यानी कि हमें क्या चाहिए माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो कॉट 30 का मान कितना होता है √3, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा -√3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, यानी कि साइड की लंबाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर और एरिया पूछा जा रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। √3 का जो है अप्रॉक्स में वैल्यू लगभग आपका कितना हो जाता है 1.732 होता है। आप यहाँ पर √2 और √3 का वैल्यू तो आप हमेशा याद रखेंगे। √2 का आपका क्या हो जाता है 1.414 होता है, आपका अप्रॉक्स में होता है, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा। तो √2 का 1.414 और √3 का आपका कितना हो जाता है 1.732 होता है। तो ये दोनों आपका अप्रॉक्स में लगभग इतना वैल्यू होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो √3 का 1.732 बाई आपका कितना हो जाएगा 4, साइड यानी कि भुजा 10 मीटर है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 है 100, गुना करेंगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा 173.2 बटा नीचे 4, आपका कितना आ जाएगा डेसिमल में लगभग 4 चक 16 4 तिया 12 4 तिया 12, यानी कि 43.3 समथिंग आएगा लगभग में। तो यहाँ तो 42 से नहीं होगा, 45 से नहीं होगा, 44 से नहीं होगा, 43.25 है, यानी कि लगभग इसे अप्रॉक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि 43.25 की क्या है नज़दीक यानी कि निकटतम है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया था निकटतम वैल्यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वाहन जो है 52,500 रुपये में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि कितना हुआ रुपये में, आपसे पूछा जा रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4, यानी कि 4 यूनिट आपका क्या है, यहाँ पर 4 यूनिट आपका CP है, 1 यूनिट आपका क्या है लॉस है। तो SP बराबर आपका क्या हो जाता है CP माइनस लॉस। तो 4 यूनिट CP है, 1 यूनिट लॉस है, यानी कि 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट क्या है SP यानी कि विक्रय मूल्य है। तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है रुपये में 52,500, कितना दिया गया 52,500, 3 से काट कितना बार में चला जाएगा 3 1 3 7 21 3 5 15, यानी कि 17,500। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 17,500, लॉस कितना था 1 यूनिट का ही तो लॉस था, तो आपसे लॉस ही पूछा जा रहा है रुपये में, तो कितना हो जाएगा 17,500। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या दिया गया है cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि sin पर पावर 6 थीटा और cos पर पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू लगाएंगे, पुटिंग में क्या करेंगे यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या कर लेते हैं 0 डिग्री अगर पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका वैल्यू यहाँ पर रखने पर आपका क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा मान, और cos 0 डिग्री का 1 होता है तो 1 पर पावर अगर 6 रहता भी है तब भी आपका क्या होगा 1 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 0 और 1, यानी कि 1 आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो पुटिंग वैल्यू से आप इस तरीके के प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू हमेशा इस तरीके के प्रश्न में लगाए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y के कार को जो है 16 दिन का समय लगता है, यानी कि x और y मिलकर 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। y और z उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। x y z एक साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x और z उसी कार को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं।
सबसे पहले हमें यक्स और जेड की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि यक्स और वाई मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड मिलकर 24 दिन में, तीनों मिलकर यानी कि यक्स वाई जेड तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में। यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे 16, 12 और 24 का, कितना हो जाएगा एलसीएम 48। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे 3, 24 से डिवाइड करेंगे 2, 12 से डिवाइड करेंगे 4। तो यहाँ पर से हमें क्या चाहिए, यक्स और जेड की कार्य क्षमता चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या है, वाई प्लस जेड की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तीनों का मिलाकर कितना है, 4। अगर वाई और जेड की इससे कार्य क्षमता माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, यक्स की कार्य क्षमता। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी कि यक्स की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। अब हमें जेड की चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, जेड की कार्य क्षमता नहीं है। तो अगर इसमें से हम लोग यक्स प्लस वाई की कार्य क्षमता माइनस करते हैं तो जेड की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 1। यानी कि हमें दोनों की कार्य क्षमता भी पता है और टोटल वर्क भी पता है, क्योंकि समय निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई इफिशिएंसी होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। टोटल वर्क करना कितना काम है, यक्स और जेड को 48, और दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितना है, 2, 1, 3, यानी कि काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 48 16 बार में, यानी कि 16 दिन में यक्स और जेड मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3,15,298 में 9 और 3 का आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फेस वैल्यू में मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि फेस वैल्यू जो भी आपका अंक होता है वही आपके क्या हो जाता है, फेस वैल्यू। यानी कि अगर 9 का यहाँ पर फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो 9 ही क्या होगा, इसका फेस वैल्यू यानी कि आंकिक मान होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, 3 ही होगा। तो 3 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9 और 3 का अंतर 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुना कब होगा, क्योंकि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है, 100%। तो अगर दोगुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मूलधन 100%। दोगुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 200%, यानी कि ये 200% क्या है, अमाउंट है। हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का निकालने का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 200%, प्रिंसिपल 100%। तो 200 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। यानी कि साधारण ब्याज कितना है, 100% है। ये 100% कितने सालों में हो रहा है, 12 सालों में। तो अगर हमें 1 साल का ब्याज चाहिए तो 100% में क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का यानी कि रेट आपका प्रत्येक साल का आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से पहले तो 4 से कट रहा है तो काट लेते, 4 तिया 12, 25 चौक 100, यानी कि पूर्णांक में आपका 8.1/3%, यानी कि इतने प्रति वर्ष अगर ब्याज पर लगाया जाता है तो 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। परीक्षाओं में ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया, सिर्फ आपको करना इतना ही है, अगर आप बनाने के लिए जान जाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या दिया गया, x/5 y/6 z/11 दिया गया और इसका क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यहाँ पर करना कुछ नहीं। यक्स का जो वैल्यू होगा वो 5 ही होगा, वाई का वैल्यू 6 ही होगा, जेड का वैल्यू 11 ही होगा। तो करना कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 11 कितना हो जाएगा, 22, 22 बटा जेड, जेड का वैल्यू कितना, 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 2 आपका क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर 3x बराबर कॉसेक थीटा है, 3/x बराबर कॉट थीटा, और इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, पहले यहाँ पर एक तरीके से क्या 9x² है माइनस 9/x² है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपका क्या है, 3/x इक्वल टू कॉट थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9/x² बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का असल में अंतर चाहिए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 75 है, उनके वर्गों का अंतर 300 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, दोनों संख्याओं का योग,
यानी कि मान लेते एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योग 75 है और उनके वर्गों का अंतर यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर कितना है, 300 है। हमें क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मैंने अलजबरा में फॉर्मूला बता चुका हूँ कि एक आपका क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, बराबर आपका कितना है 300 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया 75। तो अगर यहाँ पर इसका वैल्यू 75 है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर रहेगा बराबर आपका कितना हो जाएगा 300। 75 से 300 को काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या यानी कि रेडियस का अनुपात कितना है, 1:4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का अनुपात क्या होगा। तो एरिया का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या हो जाता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें दोनों का अनुपात में वैल्यू चाहिए, तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका हट जाएगा पहले ही। यानी कि अगर त्रिज्या का स्क्वायर जितना अनुपात में वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात में वैल्यू होगा। तो त्रिज्या कितनी है पहले वाले वृत्त की, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और दूसरे वाले की कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 3, 12, 27 इस तरीके से 3n स्क्वायर तक दिया गया। तो जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या 12 असल में क्या हो जाता है 3 × 4, यानी कि 3 × 2 का स्क्वायर गुना जाए। फिर उसी तरीके से 27 देखेंगे तो आपका क्या हो जाता है 3 × 9 होता है, यानी कि आपका क्या है 3 × 3 पर पावर स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या है कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर छुपा हुआ है। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का गुणज यहाँ पर दिख रहा है, सभी 3 का अंकों में गुणज के साथ। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसी तरीके से आगे 4 का रहेगा, 5 का रहेगा, यहाँ तक n स्क्वायर तक है। यानी कि सभी में से सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो अंदर में आपका क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर भी बनेगा, उसी तरीके से प्लस आगे आती तक क्या अंतिम तक बनेगा n स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्गों के यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो फार्मूला आपका क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 बाई क्या हो जाता है 6 होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है, तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला यहाँ पर इतने का फार्मूला क्या हो गया ये, तो n आपका क्या हो जाता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि आखिरी संख्या क्या है, तो आखिरी संख्या यहाँ पर क्या है n है, तो n का आपका यहाँ पर n ही रहेगा। तो फार्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा पुट करेंगे 3 × n × n + 1 × 2n + 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 6। 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो। इस तरीके के प्रश्न में मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमेशा क्या करेंगे, रुपया को ऊपर लिखेंगे, यानी कि रुपये कितना है 3 रुपये, चॉकलेट की संख्या कितनी है 15, फिर दूसरे बार में रुपया कितना है 2, बेचा कितना 3, हल करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, क्रॉस गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे ये आप, तो 3 का सामान कितने में बेच रहा है, 5 दूनी 10 में बेच रहा है। 3 का सामान कितने में बेच रहा है, 10 में बेच रहा है, यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, 3 का सामान 10 में बेच रहा है, यानी कि 7 का लाभ हो रहा है। कितने पर, 3 पर, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा, यानी कि 700/3, पूर्णांक में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 233.1/3%। इतने का क्या हो रहा है, लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल का अनुपात कितना है, 2:3, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना है 96 से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणज बराबर होता है किसके, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणज के बराबर होता है। तो ये तो फार्मूला सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर फिर दोनों संख्या क्या दी गई, एक यहाँ पर मान लेते हैं ये 2x है, यहाँ पर 3x है, दोनों का यहाँ पर गुणज कितना हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x²। और यस एफ इंटू एलसीएम का गुणज कितना दिया गया है 96। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 1600। x² बराबर आपका 1600 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर अंदर रूट, तो 1600 इसका वैल्यू होता है, तो 40 का वैल्यू होता है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 40। पूछा क्या जा रहा है, संख्याओं का योग। तो एक संख्या क्या थी 2x, दूसरी संख्या क्या थी 3x, दोनों का योग कितना हो जाएगा 3 और 2 5x, कितना हो जाएगा 5x। हमें क्या चाहिए 5x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया 40, तो 5 × 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, सम आपका 200 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का अनुपात कितना है, 2:4:6:8। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चतुर्भुज हो यानी कि क्वाड्रिलेटरल हो, उनके सभी कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपके यूनिट में सम कितना है, तो आपका 4 और 2 6 6 6 12 8 20, यानी कि 20 यूनिट बराबर कितने डिग्री है 360 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो 1 शून्य तो चला जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना 18 डिग्री। और सबसे छोटा कोण का मान के लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे छोटा यूनिट किसका वैल्यू है, तो 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 18 डिग्री है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि सबसे छोटा कोण 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों में पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो अगर दोनों विषय में का कुल अंक जो है क्या है समान है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, तो ओवरऑल जो है एक तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है कि ओवरऑल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो करना कुछ नहीं है, 70 और 60 का योग करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 70 और 60 130%। 130% क्योंकि 2 विषय है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65%, यानी कि ओवरऑल उन दोनों विषयों में मिलाकर 65% अंक उन्होंने प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।